दोस्तों, 4 PM के देश की बात कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत। मैं अभय कुमार दुबे आप सब साथियों का अभिवादन करता हूं। आज संजय जी जो रोज मुझसे बात करते हैं वो आज अपनी व्यस्तताओं के कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक बार फिर मैं अकेला ही आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन आज मौका बहुत खास तरह का है। मौका ये है कि इस देश के लोकतंत्र में एक बिल्कुल नई घटना हो रही है, और वो नई घटना क्या है आप सब लोगों को भी सुनकर कुछ सनसनी सी महसूस होगी। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ इस देश में एक बगावत की शुरुआत होते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी के साथ बगावत हो जाएगी, लेकिन एक बगावत की शुरुआत होते हुए दिख रही है। और इस शुरुआत करने का श्रेय जाता है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मारकवाड़ी गांव के वोटरों को। मारकवाड़ी गांव के वोटरों ने जब चुनाव नतीजा आया तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ चुनाव नतीजा देखकर, और उन्हें लगा कि ये जिनको हमने वोट दिया था उनके पक्ष में नहीं है चुनाव नतीजा। ये उन्होंने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिए थे ज्यादातर गांव वालों ने, लेकिन नतीजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में निकला। तो उन लोगों ने तय किया कि वो अपना चंदा करेंगे और उस गांव के मतदाता दोबारा वोट डालेंगे। वो कागज के मतपत्र के जरिए वोट डालेंगे, और उन्होंने तहसील के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वो भी आए और थोड़ा सा इस चुनाव के ऊपर अपनी निगाह रखें। लेकिन जिला प्रशासन ने क्या किया? जिला प्रशासन ने उनको उस दोबारा मतदान से रोक दिया और गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। जब एक टीवी पत्रकार जिलाधिकारी से मिलने गया और उसने जिलाधिकारी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप इन गांव के वोटर जो अपना एक मतदान करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उन्होंने अपने इच्छित उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट दिया था, या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में इस गांव के ज्यादातर मतदाता थे। ऐसा आप क्यों नहीं करने देना चाहते? इससे आखिरकार जो विधानसभा सीट का जो चुनावी नतीजा है वो तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। ये तो गांव के लोगों के, गांव के जो मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक भी हैं, उनकी इच्छा है, तो आप उन्हें उनकी इस इच्छा का पालन क्यों नहीं करने देना चाहते? तो इस पे जिलाधिकारी का जवाब था कि अगर मैंने ऐसा इन्हें करने दिया तो हो सकता है कि ये आग पूरे महाराष्ट्र में फैल जाए और वहां से पूरे देश में फैल जाए, और उसके बाद में पूरी चुनाव पद्धति के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाए। इस तरह करके जिलाधिकारी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस गांव के नागरिकों को, जो मतदाता भी हैं, कागज के मतपत्र से, बैलेट पेपर से दोबारा मतदान करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मारकवाड़ी के मतदाताओं को ये इजाजत प्राप्त हो जाती तो ये गांव एक पायलट प्रोजेक्ट बन जाता, और ये पायलट प्रोजेक्ट बनता देश में चुनावी सुधारों का पायलट प्रोजेक्ट बनता। मेरा मानना यह है कि अगर देश के राजनीतिक दल या नागरिक अधिकार संगठन या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर जैसे बड़े संगठन जो देश में सच्चे लोकतंत्र, सच्ची चुनाव प्रणाली की स्थापना के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं, अगर वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और इस गांव के मतदाताओं को ये अधिकार दिलाएं कि वो कम से कम आपस में मतदान करके ये तय कर सकते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जो नतीजा आया वो नतीजा वास्तव में उनकी लोकतांत्रिक इच्छाओं के मुताबिक है या उनकी लोकतांत्रिक इच्छाओं के खिलाफ है, तो इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। और अगर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई तो ये ईवीएम के खिलाफ बगावत की शुरुआत होगी। दोस्तों, ईवीएम के थोड़े से इतिहास की चर्चा हो जाए। 1988 में केरल के एक निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का नमूने के तौर पर चुनाव आयोग ने प्रयोग करके देखा कि क्या कागज के मतपत्रों के बजाय हम वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करके चुनाव करवा सकते हैं। मोटे तौर पर वो प्रयोग सफल रहा। फिर धीरे धीरे पूरा इंतजाम किया गया, वोटिंग मशीनें खरीदी गई, उसको संविधान सम्मत दिखाने के लिए कानून में परिवर्तन किया गया। कानून के जरिए संसद ने उसकी तस्दीक की कि ईवीएम के द्वारा कराया गया चुनाव एक दुरुस्त चुनाव होगा। उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम के जरिए वोट पड़े और चुनाव नतीजा आया। चुनाव नतीजा क्या आया आप याद कीजिए। चुनाव नतीजा ये आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या एनडीए की जो सरकार थी वो थोड़े से वोटों से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठजोड़ के मुकाबले हार गई, और फिर 10 साल तक देश में कांग्रेस के शासन का सिलसिला चला। इस पूरे दौर में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के विरोध का बीड़ा उठाया। इस बात को हमेशा याद रखिए
किसने बीड़ा उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के विरोध का बीड़ा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जीवीएल नरसिंह राव, जो अपने जमाने में ओपिनियन पोल करने में माहिर थे, जो सेफोलॉजिस्ट कहलाते थे, चुनाव शास्त्री कहलाते थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब की भूमिका उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, अगर चुनाव आयोग ईवीएम को छोड़कर दोबारा मतपत्र पर आता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर होगी, अच्छी सूचना होगी, क्योंकि ईवीएम के जरिए एक बड़ा चुनावी फ्रॉड किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो आज भी भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से माना है कि ईवीएम के जरिए एक बड़ा चुनावी फ्रॉड हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि भाजपा के एक दूसरे महाराष्ट्र के ही एक बड़े नेता किरीट सोमैया ने अदालत में 3 या 4 याचिकाएं दायर की ईवीएम के खिलाफ, लेकिन भाजपा अपने इन प्रयासों में नाकाम रही और 2009 का फिर चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा बुरी तरीके से चुनाव हारी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सारे तर्क संदेह पर आधारित थे, शक पर आधारित थे। उनके पास कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं था कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी कर सकती थी। वो अंदेशा जताते थे कि ईवीएम के जरिए एक वोटिंग फ्रॉड हो सकता है। उनके तर्क कुछ मजबूत तर्क भी थे, जैसे कि पूरे विकसित विश्व में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन तमाम देशों में कहीं भी ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होता। इन विकसित देशों में, जो टेक्नोलॉजी में भारत के मुकाबले बहुत आगे हैं, इन देशों में भी कागज के मतपत्र से ही चुनाव होता है। लेकिन ये तमाम तर्क नहीं चले और चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए ही चुनाव कराता रहा। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन जीता, कौन प्रधानमंत्री बना, ये सारा इतिहास मेरे ख्याल से 4 PM के सभी दर्शक जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ सबसे पहले, उसके बाद में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ। ये इन 4 राज्यों के जो चुनाव हुए और इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, इन चुनावों में ईवीएम द्वारा कराए गए चुनाव और ईवीएम की प्रभावकारिता, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के बारे में, उसका एक नया चेहरा निकलकर सामने आया। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने ये कभी भी नहीं माना कि ईवीएम के जरिए हैक करके चुनाव जीते हारे जा सकते हैं, मैं हमेशा मानता रहा हूं कि ईवीएम के जरिए अगर चुनाव को हैक किया जाएगा तो जो समाज के जो हिस्से अपने इच्छित और पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट देते हैं, जब चुनावी नतीजा बताएगा कि नहीं वो लोग नहीं हारे और नहीं जीते, तब वो हो सकता है कि वो नाराज होकर सड़क पर निकल आए और अपनी दावेदारी पेश करें। मैं ये कह रहा हूं कि मारकवाड़ी गांव के वोटर यही काम कर रहे हैं जो मैं कह रहा था। ये पहली बार हो रहा है कि समाज का एक छोटा ही सही, लेकिन वोटरों का, भारत के मतदाता मंडल का एक हिस्सा ये कह रहा है, पार्टियां नहीं आरोप, पार्टियों का आरोप नहीं है, ये लालकृष्ण आडवाणी जैसे किसी नेता का आरोप नहीं है, ये किरीट सोमैया जैसे किसी नेता द्वारा अदालत में डाली गई याचिका नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी का आरोप भी नहीं है, ये इन लोगों का आरोप नहीं है, ये इस देश के मतदाता मंडल के एक हिस्से का कहना है कि हम ये परीक्षा करना चाहते हैं कि हमारे गांव के वोटों का जो नतीजा ईवीएम के जरिए निकला है वो सही है या नहीं सही है। इसलिए हम बैलेट पेपर के जरिए वोट डालकर ये तय करना चाहते हैं कि क्या हमारे गांव के वोटरों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताया है चुनाव, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया है। दोस्तों, इसी बात में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। दरअसल इस बात में मैं 2 महत्वपूर्ण बातें जोड़ना चाहता हूं जिनकी तरफ बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का भविष्य उसके ऊपर निर्भर है। मैं आरोपों पर नहीं जा रहा, आरोप तो संदेह के आधार पर लगाए जा सकते हैं। जो हो रहा है मैं सोचता हूं आप उसकी तरफ ध्यान दें। इससे पहले भी, यानी जब 2004 में ईवीएम आई और 10 साल तक 2014 तक उससे चुनाव हुए, और 2014 के बाद में पहले 5 वर्ष के अंदर भी 2014 से 19 तक भी जो चुनाव हुए हैं, अगर आप उन चुनावों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि जब किसी मतदान केंद्र में
मतदान खत्म होता है और उसके बाद चुनाव आयोग उसके मतदान के आंकड़े जारी करता है और उन आंकड़ों के जारी करने के बाद में दोबारा संशोधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। मतदान के आंकड़े जो 5 बजे या 7 बजे जारी किए जाते हैं और उसके एक आध घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो संशोधित आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनके बीच में जो फर्क होता है वो फर्क कभी भी 1 से 1.5% के बीच से ज्यादा नहीं रहा। ये वेरिएशन जो है उसका राष्ट्रीय औसत 1 से 1.5% के बीच है। लेकिन लोकसभा के 2024 के लोकसभा के चुनाव में, फिर हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में और झारखंड विधानसभा के चुनाव में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये वेरिएशन 1 से 1.5% नहीं रह गया है। ये वेरिएशन 6 से 8% और 11% तक चला गया है। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव की मैं चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। 4 PM के मंच पे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ था, जब सबसे पहला आंकड़ा 7 बजे चुनाव आयोग ने जारी किया, दूसरा आंकड़ा उसके 7 बजे से 4.25 घंटे बाद, 5.25 घंटे बाद 12:15 बजे चुनाव आयोग ने जारी किया और उन दोनों में 6 से 7% की वृद्धि हो गई। उसके बाद 3 दिन बाद, मतगणना से 1 दिन पहले उस आंकड़े को फिर से संशोधित किया गया और फिर और ज्यादा वोटों में वृद्धि हुई। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, नागरिक अधिकार के संगठनों ने बहुत विश्लेषण करके ये अंदाजा लगाया है, ये अनुमान लगाया है और इस अनुमान को एक प्रतिवेदन की शक्ल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है। उनसे कहा गया है कि भाई इसमें आप गौर कीजिए कि ये हो क्या रहा है कि जब 7 बजे के आंकड़े 11:15 बजे बढ़ाए गए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर उन आंकड़ों को प्रोजेक्ट किया जाए मतदान के नतीजों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखती हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होते हुए नहीं दिखता है। लेकिन मतगणना से एक दिन पहले जब फिर से आंकड़े बढ़ते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है और उसके मुकाबले चुनावी होड़ कर रही कांग्रेस उससे पिछड़ जाती है। ये सारे के सारे अनुमान हैं, लेकिन इन अनुमानों से जो तर्क बनता है, इस तर्क की सफाई देना और देश के मतदाताओं को, हमारे आपके जैसे लोगों को जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करते हैं और विपक्षी दलों को, कांग्रेस को इससे देश के 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता कांग्रेस को वोट देते हैं, उनको आश्वस्त करना और पूरी तरह भरोसे में लेना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चलिए अब आप और आगे बढ़िए, अब आप महाराष्ट्र के चुनाव में आइए। महाराष्ट्र के चुनाव में एक बार फिर ये घटना घटित होती दिखती है। जब वोट 7 बजे के करीब चुनाव आयोग अपने आंकड़े देता है, उसके बाद चुनाव आयोग उन आंकड़ों को फिर से बढ़ाता है और दोनों के बीच में 7 से 8% का फर्क हो जाता है। सोचने की बात है, 7 से 8%। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक प्रतिवेदन दिया है। कांग्रेस के नेता आज चुनाव आयोग से मिले थे और प्रतिवेदन देके उससे कहा है कि ये 112 सीटों के ऊपर करीब प्रति निर्वाचन क्षेत्र 25,000 वोट से ज्यादा वोटों का फर्क है ये, और इस फर्क में 100 से ज्यादा सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब आइए झारखंड के ऊपर। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र अगर एक नजारा है तो झारखंड दूसरा नजारा है। झारखंड में भी वोटों का प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ोतरी बमुश्किल तमाम 1% या उससे कुछ कमी रहती है। यानी ये राष्ट्रीय औसत जो है, ये राष्ट्रीय औसत के अंदर ये वृद्धि आती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में नाकाम हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई के कारण चुनाव जीती है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसको मैं सिक्का बंद तरीके से आपके सामने साबित कर सकूं। लेकिन चुनाव आयोग को, हमें, आपको और सभी लोगों को और खासतौर से मारकवाड़ी गांव के वोटरों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो 1 से 1.5% का वेरिएशन का जो राष्ट्रीय औसत था, वो राष्ट्रीय औसत बढ़कर 11% तक कैसे पहुंच गया। हरियाणा के 2 जिलों में तो जिस दिन वोट पड़े थे उसके बाद से जब चुनाव नतीजा निकला तो पता चला उससे पहले 11% वोट चुनाव आयोग ने उसके बढ़ा दिए थे।
तो इसको हम लोग व्यंग से कहते हैं कि ये चुनाव ईवीएम यानी वोटिंग मशीनों के अंदर वोटों का इंजेक्शन लग रहा है कहीं से। जब एक बार वोट पड़ जाते हैं उसके बाद में खुफिया तरीके से या अदृश्य तरीके से, इसको हम कोई देख नहीं सकता, उसमें वोटों का इंजेक्शन लगता है और वोट अपने आप फूल जाते हैं, वोट अपने आप उसमें बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा सवाल ही इस देश के वोटरों को ईवीएम के खिलाफ बगावत की तरफ ले जाएगा। देखिए, अब मसला बहुत गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है। वो याचिका कहती है कि एक मतदान केंद्र के अंदर चुनाव आयोग के मुताबिक कितने वोटर आने का है? 1500 वोटर। 11 घंटे तक वोट पड़ता है। हम जानते हैं कि वोट जब पढ़ना शुरू होते हैं, जब वोट पढ़ना खत्म होते हैं, उसके बीच में 11 घंटे होते हैं। एक वोट पढ़ने में करीबन 45, 50 या मान लीजिए 1 मिनट एक वोट पढ़ने में लगता है, तो 1 घंटे में कुल मिलाकर 60 वोट पढ़ सकते हैं। तो 11 घंटे में कितने वोट पड़े? आपको 600, 650 से 700 के बीच ही वोट पड़ सकते हैं। तो फिर एक मतदान केंद्र के अंदर 1500 अधिकतम वोटर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पर 70, 80% तक मतदान होता है। तो वहां पर कैसे मतदान होगा? चुनाव आयोग के पास इसका भी जवाब नहीं है। और ध्यान कीजिए, चुनाव आयोग ने ये 1500 वोटरों की सीमा 2019 से लागू कर रखी है। यानी 2019 से ही चुनाव आयोग ने एक ऐसा नियम बना रखा है जिसकी सफाई, जिसका स्पष्टीकरण आज उसके वश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग की समस्या विकट होती जा रही है। इसी तरह भारत की पूरी चुनाव प्रणाली और उस पर आधारित जो दलीय प्रणाली है, पूरी जो राजनीतिक प्रणाली है, पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी समस्या भी विकट होती जा रही है। सभी के पाले में गेंद है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पाले में भी गेंद है, चुनाव आयोग की पाले में भी गेंद है, और गैर भाजपा विपक्ष के पाले में भी गेंद है। सबको ये गेंद खेलनी है और सबको ये सुनिश्चित करना है, सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित हो, ना कि ऐसे चुनाव के आधार पर स्थापित हो जिस पर वोटरों को शक हो, हारने वाले राजनीतिक दलों को शक हो। इससे पहले कभी नहीं होता था कि राजनीतिक दल ये कहें कि हमें बेईमानी से हराया गया। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और इस तरह की तमाम घटनाएं क्यों आ रही हैं? ऐसे कई प्रकरण सामने आते हैं जिसमें उम्मीदवार कहते हैं कि भाई हमारे गांव में एक भी वोट हमें नहीं मिला। मैं मान सकता हूं कि मेरे परिवार के वोट नहीं मिले मुझे, लेकिन कम से कम मेरा वोट तो मुझे मिलना चाहिए था। मेरा वोट क्यों नहीं निकला मेरे पक्ष में? इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन मारकवाड़ी गांव के वोटरों ने जो किया है वो गुणात्मक रूप से बिल्कुल भिन्न चीज है। वो क्वालिटेटिवली बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिकल एक्शन है, और इस डिफरेंट पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर सब लोगों को गौर करके सोचना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। मतदान गोपनीय होता है। हम वोट डालते हैं, हमारी राजनीतिक पसंद सीक्रेट रहनी चाहिए, गोपनीय रहनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया। ये हमारा संविधान सम्मत अधिकार है। इसीलिए वोट हम दिखा के नहीं देते। जैसे हम वोट दिखा के देते हैं, हमारा वोट इनवैलिड हो जाता है, अवैध हो जाता है। इसीलिए वोट को हम गुप्त रूप से डालते हैं। मेरा मानना यह है, और भी बहुत से जो चुनाव शास्त्री उन्होंने इस पर गौर किया, उनका भी मानना है कि ईवीएम के कारण हमारे वोट की गोपनीयता भंग हो गई है। वो कैसे भंग हुई है? जब कागज के मतपत्रों से चुनाव होता था तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदान पेटियां थी वो मतगणना केंद्र में लाई जाती थी। उनको खोलकर सारे मतपत्रों को एक जगह डाल दिया जाता था, पलटकर उनको, और उनको सबको मिला दिया जाता था आपस में। उसके बाद में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्हों के मतपत्रों की ढेरियां बनाई जाती थी, गड्डियां बनाई जाती थी। फिर जब एक बार गड्डियां बन जाती थी, फिर उन गड्डियों को गिनकर फैसला किया जाता था कि कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव नहीं जीता, किसको कितने वोट मिले। लेकिन ईवीएम में क्या होता है? ईवीएम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मतदान केंद्र की ईवीएम आती है, उसको गिना जाता है, उससे पता लग जाता है कि उस मतदान केंद्र पर, उस पोलिंग बूथ के ऊपर कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। यानी उस ईवीएम से जुड़े हुए जो वोटर हैं, उन वोटरों की पसंद क्या थी, ये स्पष्ट हो जाता है। इस तरह जो राजनीतिक दल हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो जान लें कि कौन सा पोलिंग बूथ उनके खिलाफ है और कौन सा पोलिंग बूथ उनके पक्ष में है।
तो वो उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं। आप ये जो सुनते हैं ना पन्ना प्रमुख, ये पन्ना प्रमुख कहां से आया? पन्ना प्रमुख वाली रणनीति आती ही वहां से है। पोलिंग बूथ का इंचार्ज, ये सब चीजें पहले नहीं होता था, ये ईवीएम के आने के बाद हुआ है। ये आती ही रणनीति वहां से है कि लोगों को पता है कि इस पोलिंग बूथ पे कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी रणनीति बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 12,000 बूथों की शिनाख्त की, जहां पर उसका मानना था कि अगर 3 से 4% का स्विंग वो अपने पक्ष में कर ले तो वो उन 12,000 बूथों को जीत सकती है और उन बूथों से जुड़े हुए निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों पर उसका निर्णायक असर पड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहां से 12,000 बूथों की शिनाख्त की, इस बात को देखना चाहिए। अगर ईवीएम नहीं होती तो उन 12,000 बूथों की शिनाख्त नहीं हो सकती थी। महाराष्ट्र का चुनाव केवल 12,000 बूथों के वोटों के स्विंग को नियंत्रित करने के जरिए जीता गया है। और ये कोई आरोप नहीं कह रहा हूं मैं, ये उनकी रणनीति है। ये रणनीति बन ही सकती है क्योंकि ईवीएम से चुनाव होते हैं। अगर ये चुनाव मतपत्रों से हो रहे होते तो ये रणनीति नहीं बन सकती थी। इसीलिए ईवीएम के खिलाफ सारे देश में सुगबुगाहट हो रही है। अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग रवैयों के साथ में और अलग अलग किस्म के आवेग के साथ में, अलग अलग किस्म के रोष के साथ में लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ बगावत की तरफ जा रहे हैं। ये बगावत होगी कि नहीं होगी, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन मारकवाड़ी गांव के वोटरों ने बता दिया है कि इस बगावत का पायलट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। धन्यवाद।